अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अपने लेक्चर 1 में मैंने आपको लैंग्वेज के बारे में बताया था। अब हम कोर्स आउटलाइन के मुताबिक अल्फ़ाबेट के बारे में बात करेंगे। अल्फ़ाबेट हरूफ तहजी दुनिया की किसी भी ज़बान की आवाज़ों को लिखने के लिए जो अलामात इस्तेमाल की जाती हैं वो उर्दू में हरूफ तहजी और अंग्रेज़ी में अल्फ़ाबेट कहलाती हैं। जैसे इंग्लिश में ABCD वगैरह, इनकी कुल तादाद 26 है और उर्दू में अलिफ मद्दा, अलिफ बे पे ते वगैरह, इनकी कुल तादाद 37 है। जैसा कि मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था कि लैंग्वेज क्या होती है, ज़बान किसे कहते हैं। हमारे मुंह से आवाज़ें निकलती हैं जिनको हम जमा करके जोड़ कर कोई ना कोई मानी दे लेते हैं। इन्हीं आवाज़ों को जिनको हम जमा करते हैं, जोड़ते हैं, इनको लिखने के लिए जो अलामात इस्तेमाल होती हैं उनको अल्फ़ाबेट कहते हैं। जैसे अंग्रेज़ अपने मुंह से निकलने वाली ए आवाज़ को ये अलामत दे लेते हैं, बी आवाज़ को ये अलामत दे लेते हैं, सी आवाज़ को ये अलामत दे लेते हैं, डी आवाज़ को ये अलामत दे लेते हैं, ई आवाज़ को ये अलामत दे लेते हैं। हम उर्दू बोलने वाले अलिफ मद्दा की आवाज़ को ये अलामत दे लेते हैं, अलिफ आवाज़ को ये अलामत दे लेते हैं, बे की आवाज़ को ये अलामत दे लेते हैं, पे की आवाज़ को ये अलामत दे लेते हैं, ते की आवाज़ को ये अलामत दे लेते हैं। अब मैं आपको ऐसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट सुनाता हूँ जैसे अंग्रेज़ पढ़ते हैं, जिनकी अंग्रेज़ी ज़बान है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये बात याद रखनी बड़ी ज़रूरी है कि अल्फ़ाबेट के साथ हम एस नहीं लगाते। हम ये नहीं कहते कि इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। हम कहते हैं कि इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट हैं, उर्दू के 37 अल्फ़ाबेट हैं। अल्फ़ाबेट की जमा एस लगा के नहीं बनाई जाती। हम ये भी नहीं कह सकते कि ए एक अल्फ़ाबेट है। हम ये कहेंगे कि ए इज़ अ लेटर, ए एक हर्फ तहजी है, क्योंकि लेटर की जमा लेटर्स बन सकती है। अब हम आइंदा अल्फ़ाबेट की बजाय लेटर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। फॉर्म्स ऑफ लेटर्स, हरूफ की शक्लें। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अब हम अल्फ़ाबेट की बजाय लेटर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। हरूफ की 2 शक्लें हैं। नंबर 1 कैपिटल लेटर्स, बड़े हरूफ। नंबर 2 स्मॉल लेटर्स, छोटे हरूफ। शेप्स ऑफ लेटर्स, हरूफ के नमूने। इंग्लिश लेटर्स को हम 4 तरीक़ों से लिख सकते हैं। नंबर 1 कैपिटल लेटर्स फॉर प्रिंटिंग, छपाई के बड़े हरूफ, ये जो किताबों में छपे होते हैं। नंबर 2 स्मॉल लेटर्स फॉर प्रिंटिंग, छपाई के छोटे हरूफ, ये दोनों बिल्कुल सीधे होते हैं। नंबर 3 कैपिटल लेटर्स फॉर राइटिंग, लिखाई के बड़े हरूफ, ये जो हम हाथ से लिखते हैं। नंबर 4 स्मॉल लेटर्स फॉर राइटिंग, लिखाई के छोटे हरूफ, ये दोनों तिरछे होते हैं। याद रखें कि हम अपने हाथ से लिखते वक्त इन चारों शक्लों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल लेटर की जगह कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर की जगह स्मॉल लेटर आना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज की 44 आवाज़ें हैं, जिनको आम तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 वाउल साउंड्स, हरूफ इल्लत की आवाज़ें, ऐसी आवाज़ें जो हमारे मुंह से रुके बगैर निकलें, वाउल साउंड कहलाती हैं। इनकी तादाद 20 है। जैसे ए, ई, ऊ। अगर आप ज़रा गौर करें ना तो देखें ये आवाज़ें हमारे मुंह से रुके बगैर निकल रही हैं। एक इंतहाई अहम बात याद रखें कि हम इंग्लिश का जो लफ्ज़ भी बोलते हैं या कोई लफ्ज़ का हिस्सा बोलते हैं, उसमें कोई ना कोई वावल साउंड ज़रूर शामिल होती है। ये अराब का काम देती हैं, ज़ेर, ज़बर, पेश वगैरह का काम देती हैं। नंबर 2 कॉन्सोनेंट साउंड्स, हरूफ सही की आवाज़ें, ऐसी आवाज़ें
जो हमारे मुंह से रुक कर निकलें कॉन्सोनेंट साउंड्स कहलाती हैं। इनकी तादाद 24 है। जैसे बी, पी, डी, टी। आप अगर ज़रा गौर करें ना तो ये आवाज़ कॉन्सोनेंट साउंड रुक कर निकली है। बी, पी हमारे होंठ रुक कर निकले हैं। अब हम दोनों का मुवाजना करते हैं। वावल साउंड ई, देखें ये आवाज़ बगैर रुके निकली है। ए, हमारे होंठ बिल्कुल नहीं रुके। ए, बिल्कुल रुकावट नहीं आई। टी, हमारे होंठ ज़बान थोड़ी सी रुक गई है। डी, रुक गई है हमारी ज़बान। ये कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ये आवाज़ें एक एक करके सिखाऊंगा। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आम तौर पर लोग कहते हैं कि जी ए, ई, आई, ओ, यू अगर किसी लफ्ज़ के शुरू में आ जाएं तो एन लगा दें। ये बात बिल्कुल गलत है। ये जो ए एन का कॉन्सेप्ट है ना, ये साउंड्स की वजह से होता है। जहाँ वावल साउंड आ जाए, 20 वावल साउंड में से कोई वावल साउंड आ जाए वहाँ एन लगता है, और जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड आ जाए वहाँ ए लगता है। जैसे देखें अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के साथ हमने एन लगाया है, और यूनिवर्सिटी के साथ हमने ए लगाया है। ये जो फॉर्मूला बताया गया है ए, ई, आई, ओ, यू वाला, ये गलत हो गया ना। क्यों? अम्ब्रेला के साथ एन लगाते हैं, यूनिवर्सिटी के साथ ए लगाते हैं। ये आवाज़ की वजह से है। यहाँ वावल साउंड अलफ की बन रही है, और यहाँ ये की आवाज़ दे रहा है जो वावल साउंड नहीं है। एक और मिसाल देखें कि ऑनरेबल मैन, हम ऑनरेबल के साथ एन लगाते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू में से एच कहीं भी शुरू में नहीं है। क्यों? क्योंकि एच को नहीं पढ़ा जाता। ये ओ अलमदा की आवाज़ दे रहा है, ऑनरेबल मैन। इसलिए हमने आवाज़ की वजह से ऑनरेबल के साथ एन लगा दी। मैं आपको ए और एन के इस्तेमाल का एक आसान तरीका बताता हूँ। उर्दू के 2 हरूफ अलिफ और अलिफ मद्दा, ये दोनों हरूफ इंग्लिश लैंग्वेज की 20 वावल साउंड्स को ज़ाहिर करते हैं। अगर किसी इंग्लिश के लफ्ज़ के शुरू में ये दोनों आवाज़ें आ जाएं तो आपने एन लगा देना है। अगर ये ना आए तो ए लगा देना है। जैसे अम्ब्रेला में अलिफ ज़बर की आवाज़ आ रही है, हमने एन लगाया है। यूनिवर्सिटी में ये की आवाज़ आ रही है, हमने ए लगाया है। ऑनरेबल में अलिफ मद्दा की आ रही है, हमने ए लगाया है। बुक में अलिफ अलमदा की नहीं आ रही, बे की आ रही है, हमने ए लगा दिया। ऑनरेबल में अलिफ मद्दा की आवाज़ आ रही है, हमने एन लगा दिया है। बुक में अलिफ अलमदा की आवाज़ नहीं आ रही, बे की आवाज़ आ रही है, हमने ए लगा देना है। अक्सर लोग पूछते हैं कि THE दी को दी कहाँ पढ़ा जाता है और दा कहाँ पढ़ा जाता है। जहाँ 20 वावल साउंड में से कोई आ जाए वहाँ दी पढ़ते हैं, और जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड्स में से कोई आ जाए वहाँ दा पढ़ते हैं। जैसे दी अम्ब्रेला, दी एलिफेंट, दा बुक, दा ट्री। इस लेक्चर में मैंने इंग्लिश साउंड्स के बारे में सिर्फ आपको तारुफ दिया है। इसके बाद इंशाल्लाह हम एक एक करके इन साउंड्स को पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कोर्स की आउटलाइन के मुताबिक वर्ड के बारे में पढ़ेंगे।